स्वानुभूति रचनात्मकता को शाश्वत बनाती है। बी.एल. गॉड हिंदी साहित्य एवं भारतीय चिंतन के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। आज उनकी उपस्थिति साहित्य की विभिन्न विधाओं में हमें अनेक रूपों में देखने को मिलती है। उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है मीठी ईद, जिसमें स्वानुभूत अधिक दिखता है और बनावटीपन अथवा कल्पना कम। तो आइए कहानी माला में आज पढ़ते हैं बी.एल. गॉड की महत्वपूर्ण कहानी मीठी ईद। बात सन 1981 की है। चीफ इंजीनियर ने ठेकेदार की शिकायत पर उसे दिल्ली से जम्मू उधमपुर रेल प्रोजेक्ट पर ट्रांसफर कर दिया। उसने कोई हिल अपील नहीं की और तीसरे ही दिन जम्मू हेडक्वार्टर पर वहां के डिप्टी चीफ इंजीनियर के कार्यालय में अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दी। रेलवे में विशेषकर इंजीनियरिंग विभाग में यदि आप ठेकेदार पर यह दबाव बनाएंगे कि वह नियम के अनुसार सही काम करे, तो भ्रष्ट ठेकेदार इसे तंग करना मानेगा और आपकी शिकायत ऊपर के अफसरों से करेगा। अब ऐसे में जो बड़े अफसर ठेकेदार के अपने होंगे, उनकी निगाहों में आप टैक्टलेस कहलाएंगे और बिना किसी पूर्व नोटिस के आपको अगले ही दिन ट्रांसफर के आदेश पकड़ा दिए जाएंगे। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके अधीन काम करने वाला ठेकेदार निहायत बदतमीज और बेईमान किस्म का आदमी था। चूंकि उसकी पहुंच चीफ इंजीनियर तक थी, इसलिए वह किसी की परवाह नहीं करता था। उसे भी ऐसे लोगों से उलझने में मजा आता था, भले ही इसके लिए उसे तबादले की सजा ही क्यों न भुगतनी पड़े। जब रेलवे ठेकेदार को समय पर पूरा पैसा देती थी, तो उसका भी फर्ज बनता था कि वह उस ठेकेदार से सही काम ले। लेकिन बात बनी नहीं और ठेकेदार की शिकायत पर उसे गाजियाबाद से जम्मू उधमपुर प्रोजेक्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया। डिप्टी चीफ गोयल ने उसे बहुत समझाया कि वह चलकर चीफ साहब से एक बार सॉरी कह दे तो वे उसके तबादले को कैंसिल करा देंगे। पर सर सॉरी किस बात के लिए? जब उसने गोयल साहब से कहा तो वे चुप होकर कुछ सोचने लगे। शायद वे उसे मन ही मन सही ठहरा रहे थे, क्योंकि वे स्वयं एक ईमानदार इंजीनियर थे और ठेकेदार से कमीशन नहीं लेते थे। कुछ भी नहीं हुआ। न वह सॉरी कहने के लिए तैयार हुआ और न ही उसका तबादला रुका। इस प्रकार 3 ही दिन में उसकी सारी दुनिया बदल गई। बच्चे और पत्नी गाजियाबाद में रेलवे के मकान में और वह जम्मू स्टेशन के पास बने सीमेंट की चादर वाले 2 कमरे के मकान में। उस जैसे लोग जो बतौर सजा ट्रांसफर होकर यहां आते थे, उन्हें रहने के लिए ऐसे ही मकान दिए जाते थे। एक ही गनीमत थी कि 2 सेवादार जरूर मिल जाते थे, क्योंकि यह एक अलिखित नियम शायद आज भी बरकरार है कि नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ये मुफ्त के नौकर सभी को मिलते हैं और इन्हें कहा जाता है चैनमैन। इनकी एक पूरी फौज की हाजिरी कहीं और लगती है और काम कहीं और करते हैं। आज भी यह चलन रेलवे के अतिरिक्त दिल्ली डीडीए व अन्य निगमों में भी देखा जा सकता है। डीडीए के अंतर्गत पार्कों के रखरखाव के लिए माली भर्ती किए जाते हैं, पर वे उन पार्कों में केवल होली दिवाली ही दिखाई देते हैं। उनका असली काम होता है साहब लोगों के किचन गार्डनों की देखभाल। आज जम्मू में उसका दूसरा दिन था। सारी रात वह इस भ्रष्ट व्यवस्था के विषय में सोचता रहा। अगले दिन सुबह 9 बजने को थे, तभी राजेश महाजन यानी उनका सहायक अफसर जीप लेकर आ गया और साथ में 2 चैनमैन भी थे। नमस्ते के बाद बोला, सर आपके लिए आदेश है कि आप जोन 2 का काम देखेंगे और यहां से वह स्थान लगभग 8 किलोमीटर पर है। उसका सारा मिट्टी का काम और पुल आपके अधीन रहेंगे और मैं आपका सहायक। मैंने कहा तो वह सकपकाकर बोला, सर आप कैसी उल्टी बातें करते हैं। मैं तो गुप्ता साहब का यह आदेश लेकर आया हूं और मैं ही नहीं, अश्विंदर सिंह भी आपके अधीन रहेगा।
ये तीनों लोग जीप में बैठकर जोन 2 की तरफ चल दिए। रास्ते भर महाजन उसे वहां के दफ्तर की सारी पॉलिटिक्स बताता रहा। कौन अफसर किस नेचर का है, कौन किसका चमचा है, महाजन ने विस्तार से उसे सब बताया, बल्कि इशारतन समझाया भी, जिससे कि वह किसी के बारे में कुछ कहते हुए थोड़ा होशियार रहे और खामखा किसी से पंगा न ले। 2 दिनों में ही सारा भूगोल और इतिहास उसकी समझ में आ गया। उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि उसे महाजन और अश्विंदर जैसे 2 साथी मिल गए थे, जिन्हें पाकर वह बेहद खुश था और घर से दूर रहकर भी एक संतोष से भरा हुआ था। जम्मू से उधमपुर तक बनने वाली रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरे जोरों पर था और उस जैसे सैकड़ों इंजीनियर दिन रात भिन्न भिन्न निर्माण कार्यों में लगे हुए थे। जगह जगह पुल, सुरंगें, मिट्टी के बड़े बड़े बांधों का निर्माण चल रहा था। यदि कभी आप इस रेलवे लाइन पर सफर करें तो पाएंगे कि यह रेल लाइन कहीं कहीं तवी नदी के किनारे के बिल्कुल पास से गुजरती है। कई बार हम लोग सड़क से न लौटकर नाव से तवी नदी पार करते और फिर शहर में कुछ खरीदारी करते हुए टेम्पो पकड़कर अपने हेडक्वार्टर पर लौट आते। काम की अधिकता के कारण उन तीनों ने अपने अपने काम बांट लिए थे। महाजन और अश्विंदर सिंह दोनों अपने अपने काम के इंचार्ज थे, लेकिन रिपोर्टिंग उसे ही करते थे। एक दिन शाम को जब सूरज तवी में डूब रहा था तो उसकी लालिमा ने तवी के पानी के साथ साथ किनारे पर बने अस्थाई टीन के दफ्तर को भी सिंदूरी रंग से पोत दिया था। आज वह अकेला था। उसने सोचा तवी पार करके बाजार में घूमता हुआ आराम से घर पहुंचेगा। अभी उठने को ही था तभी अब्दुल नाम का मजदूर उसके पास आकर खड़ा हो गया। कश्मीरी होने के नाते वह गोरा चिट्टा था, पर उसकी कमीज और तहमद सफेद रंग के होते हुए भी मटमैले थे और हाथों पर मिट्टी की परतें जमी हुई थी। अब्दुल कम बोलने वाला और चुपचाप सारे दिन खच्चर की तरह काम करने वाला ठेकेदार मल्होत्रा का एक मजदूर था। 25-30 साल का यह भोला भाला मजदूर आज बड़ा दुखी था और लग रहा था कि यह कुछ ही देर में रो पड़ेगा। क्या हुआ अब्दुल, सब खैरियत तो है? बस इतना ही कहना था कि सचमुच अब्दुल की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसका और अब्दुल का संबंध इतना ही था कि उसकी चाय अब्दुल के घर से ही आती थी। जितनी चाय आती उसे 1 रुपये प्रति चाय के हिसाब से पैसे मिल जाते। कभी कभी उसके दोनों बच्चे फिरोज और साबिया भी शाम को छुट्टी के समय वहां आ जाते। दोनों बहुत ही खूबसूरत मैले कुचैले कपड़ों में भी प्यारे लगते थे। छुट्टी होने के बाद अपने अब्बा से न जाने क्या क्या बातें करते और घर लौट जाते। हिचकियों के बीच अटक अटक कर जो कुछ अब्दुल ने बताया उससे उसे भी काफी तकलीफ हुई। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था। बकरियों के दूध के सहारे ही 2 दिन बीते थे। फातिमा यानी अब्दुल की बीवी कई दिन से बुखार में थी। अब्दुल के पास 1 भी रुपया नहीं था। उसके पिता ने फातिमा के कारण ही 3 साल पहले उसे अपने परिवार से अलग कर दिया था। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने फातिमा को दिलो जान से प्यार किया था और निकाह भी अपने अब्बा और अम्मी को नाराज करके किया था। क्या भला है प्यार भी। आदमी इस प्यार की खातिर किन किन परेशानियों से गुजर जाता है। सारी तकलीफें उठाने के बाद भी वह भीतर ही भीतर एक खुशी के एहसास में डूबा रहता है। अब्दुल का परिवार था, 2 बच्चे, फातिमा और 4 बकरियां। घर से बड़े से घर के आंगन के कोने पर टीन डालकर कुल जमा 1 कमरा और एक छोटा सा बरामदा ही उसका अपना घर था। अब्बा के आंगन से उसका अलग घर। तवी नदी के किनारे जहां यह पुल बन रहा था उससे थोड़ी दूर ऊपर पहाड़ी पर ही अब्दुल का गांव मझीन था। मेन रोड पर पहुंचने के लिए हर रोज इसी गांव के बीच से गुजरना पड़ता था। अब्दुल की सारी बात सुनकर उसने उसे 100 रुपए का नोट दिया और कहा, इससे काम चलाओ, कल फिर देखेंगे। इसके बाद
वह 3 दिन तक साइट पर नहीं जा सका। चौथे दिन साइट पर पहुंचने पर पता चला कि अब्दुल उसी दिन से काम पर नहीं आ रहा है। कौतूहलवश लौटते हुए वह अब्दुल का हाल जानने के लिए उसके घर चला गया। अब्दुल को तेज बुखार था। फातिमा कुछ ठीक हो गई थी और आज सिल्वर के पतीले में कपड़े की पट्टी डुबो डुबो कर उसके माथे पर रख रही थी। उसके पहुंचने पर फातिमा एक और खड़ी हो गई और दोनों बच्चे एक कोने में खड़े होकर उसे देखने लगे। उसने अब्दुल को छूकर देखा तो तप रहा था। कोई दवाई दी? उसने पूछा तो फातिमा ने उत्तर में गर्दन हिलाकर बताया, नहीं। उसे लगा शायद दवाई का कोई इंतजाम ही नहीं हो पाया होगा। पहले फातिमा और अब अब्दुल, घर की हालत खस्ता और ऊपर से गरीबी की मार। वह हेडक्वार्टर पहुंचकर सीधा रेलवे डॉक्टर वासु के पास गया और उसे अब्दुल का हाल बताकर कुछ दवाइयां ली। वासु कहने लगे, दवाइयां तो तुम ले जाओ, एक अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन पर्चा मैं तुम्हारे चेयरमैन जोधराज के नाम का बना देता हूं। प्राइवेट आदमी को तो रेलवे की दवा नहीं दी जा सकती। दवाइयां लेकर लौटने में उसे लगभग 2 घंटे लग गए। जब वह अब्दुल के घर पहुंचा तो फातिमा के साथ साथ अब्दुल की अम्मी जान और बड़ा भाई भी पास ही खड़े थे। फातिमा अब्दुल को चाय पिलाने की कोशिश कर रही थी। उसने फातिमा को दवाइयां समझाई और लौटाया। लौटते हुए बहुत धीरे से फातिमा ने शुक्रिया कहा और उसकी अम्मी जान ने उसके लिए खुदा से दुआ मांगी। उसी रात उसे कार्यालय के किसी बेहद जरूरी काम से दिल्ली आना पड़ा। वह मन ही मन काफी खुश था। 2 माह के बाद घर लौट रहा था। कभी कभी पत्नी और बच्चों से फोन पर बात हो जाती थी, लेकिन उसके साथ न रहने के कारण सभी दुखी थे। पत्नी ने फोन पर बताया था, हेमा, उसकी छोटी बेटी बहुत उदास रहने लगी है, कभी कभी उसके पास आने की जिद करती है। परिवार से मिलने की खुशी और अब्दुल की चिंता मन में लिए वह दिल्ली के लिए चल दिया। 6 दिन के बाद जब वह जम्मू लौटा तो उसने सबसे पहले अब्दुल की खैरियत का पता लगवाया। वह अब ठीक था, लेकिन वह कितना ठीक था यह दूसरे दिन साइट पर पहुंचने पर ही पता चला। सिर पर रेत की टोकरी थी और चलते हुए टांगें कांप रही थी। इसी बीच उसका चेयरमैन जोधराज हिमाचल अपने गांव चला गया था, दूसरे चेयरमैन को बतलाकर कि अब वह अपनी शादी के बाद ही लौटेगा। अब्दुल को उसने अस्थायी चेयरमैन के रूप में अपने पास रख लिया। अब अब्दुल का काम था उसके साथ एक साए की तरह लगे रहना। जिस दिन उसे साइट पर नहीं जाना होता उस दिन अब्दुल हेडक्वार्टर पर सारे दिन उसके पास ही रहता। एक दिन साइट पर उसका पैर मुड़ गया और दाएं पैर की हड्डी में हल्का सा क्रैक आ गया। डॉक्टर वासु ने 3 सप्ताह का पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया। अब अब्दुल दिन रात उसके पास रहने लगा। हर रोज सुबह 2 घंटे के लिए गांव जाता और अपनी शाम की रोटियां साथ लेकर लौट आता। जब तक उसे नींद न आ जाए तब तक अब्दुल दरवाजे पर एक स्टूल पर बैठा रहता, फिर बरामदे के कोने में कंबल बिछाकर सो जाता। वह देर रात तक जागते हुए पड़े पड़े अब्दुल और अपने बारे में सोचता रहता। शायद ऊपर कोई है जो इस तरह के तार मिलाता रहता है। प्लास्टर चढ़े हुए 3 सप्ताह होने को थे। अब इस प्लास्टर से छुट्टी मिलेगी, मन में सोचकर उसे बड़ी राहत मिली। उसने अब्दुल को बुलाकर कहा, ईद आने वाली है, तुम चाहो तो 2-4 दिन के लिए अपने घर चले जाओ। सर, अभी ईद के 5 दिन बाकी हैं। कल आपका प्लास्टर कट जाएगा तो मैं 2-3 दिन के लिए चला जाऊंगा। दूसरे दिन दोपहर बाद अब्दुल अपने घर चला गया। अब्दुल के जाने के बाद उसे बड़ी अजीब सी फीलिंग होने लगी। दरअसल उसे अब्दुल की आदत सी पड़ गई थी और वह जरूरत से ज्यादा उस पर निर्भर हो गया था। अब्दुल और उसकी छोटी सी दुनिया से क्यों इतना लगाव हो गया था, यह बात उसकी समझ से परे थी। कभी लगता था कि शायद पिछले किसी जन्म का कोई लेना देना है। ईद का दिन आ गया। वह बरामदे में बैठा हुआ उन लोगों को देख रहा था
जो सामने के रास्ते से गुजरकर बागे बाहू यानी जम्मू शहर से लगी हुई एक बस्ती और एक बड़ा पार्क की तरफ जा रहे थे। अधिकांश ने नए कपड़े पहने हुए थे और सिर पर गोल टोपियों से ढके हुए थे। सभी के चेहरे त्योहार की खुशी से दमक रहे थे। तभी उसकी नजर सामने से आते हुए अब्दुल पर पड़ी। पीछे पीछे फातिमा भी थी। अब्दुल के हाथ में एक स्टील का डिब्बा था। जब दोनों पास आ गए तो उसने उन्हें बैठने को कहा। दोनों कुर्सियों पर न बैठकर बरामदे के किनारे दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गए। साहब जी, यह आपके लिए है। स्टील का डिब्बा अब्दुल ने सामने मेज पर रख दिया। अब्दुल, क्या है इसमें? उसने पूछा तो बोला, सर, आज मीठी ईद है। फातिमा ने खीर बनाई और जिद भी की कि वह आज मेरे साथ चलकर खुद आपका हाल पूछे। अब्दुल और फातिमा के इस अपनेपन ने उसे अंदर तक छू लिया। उसकी नजर फातिमा पर गई तो देखा आज उसके हाथों में कड़े नहीं थे। शायद वे ईद की भेंट चढ़ गए थे। वे जब उठकर जाने लगे तो अब्दुल ने 100 का नोट उसकी ओर बढ़ाया। सर, ये आपके 100 रुपए। उस दिन आपने हमारी बड़ी मदद की थी। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। बहुत मना करने पर भी अब्दुल नहीं माना और जबरन 100 रुपए वापस कर गया। दूसरे दिन साइट पर उसने अब्दुल से पूछा, तो तुमने फातिमा के कड़े बेचकर ईद का त्योहार मनाया? सर, आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन इससे परे की एक बात यह है कि हाजी जी के 300 रुपए वादे के मुताबिक ईद तक ही लौटाने थे। उसी की वजह से फातिमा के कड़े गिरवी रखने पड़े। एक दिन अब्दुल को साथ लेकर वह जम्मू बाजार गया और बातों बातों में अब्दुल से उस सुनार की दुकान का पता लगा लिया जहां केवल 500 रुपए में उसने फातिमा के कड़े गिरवी रखे थे। अब्दुल, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो ये कड़े बजाय सुनार के पास गिरवी रखने के मेरे पास ही रख दो। अब्दुल बहुत खुश हुआ, बोला, सर, यह तो और भी अच्छी बात है। आप जैसे नेक दिल इंसान से यह डर तो बिल्कुल भी नहीं कि ये डूब जाएंगे। यहाँ मझीन में तो कई घर ऐसे हैं जिनमें किसी भी जनानी के पास एक कील भी नहीं मिलेगी। सभी लोग मेरी तरह ही कर्ज उठाते हैं और बरसों तक केवल ब्याज ही चुकाते रहते हैं और एक दिन अपने जेवरातों से हाथ धो बैठते हैं। अब कड़े उसके पास थे और उसका तबादला वापस दिल्ली हो चुका था। 1 सप्ताह में चार्ज देकर उसे हमेशा के लिए जम्मू छोड़ना पड़ता। यह बात अभी तक अब्दुल को पता नहीं थी। दूसरे दिन रात 10 बजे की ट्रेन से उसका रिजर्वेशन था। उसी शाम वह अब्दुल के परिवार से मिलने गया। चाय पीने के बाद जब चलने लगा तो वे कड़े उसने अब्दुल के हाथ पर रख दिए। अब्दुल ने न लेने पर अड़ गया। सर, यह नहीं हो सकता। जब तक हम आपके 500 रुपए नहीं लौटा देते तब तक हम ये कड़े नहीं ले सकते। फिर उसने अब्दुल को हिसाब समझाया। अब्दुल, तुम 10 रात लगातार बाहर बरामदे में मेरे लिए सोए। 50 रुपए रोजाना के हिसाब से पूरे 500 रुपए हुए। तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है वह दिन की होती है, रात की नहीं। और कायदे से मुझे तुम्हारे बच्चों को ईदी भी देनी चाहिए थी, जो मैं बीमारी के कारण नहीं दे पाया। बड़ी मुश्किल से अब्दुल उसकी बात मानने को राजी हुआ। गाड़ी छूटने में अभी 10 मिनट थे। देखा अब्दुल और फातिमा दोनों प्लेटफॉर्म पर लगभग भागते हुए आ रहे थे। उसे विदा करने के लिए स्टाफ के कई लोग खड़े थे। अब्दुल ने पास आकर उसके पैर छुए और रोने लगा। उसने अब्दुल को एक तरफ ले जाकर समझाया, अब्दुल, मेरी भी एक दुनिया है। फातिमा की तरह बीवी है, 4 बच्चे हैं। खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तभी सिग्नल हरा हो गया। वह अपने डिब्बे में चढ़ गया। बहुत दूर तक वह उन दोनों प्राणियों को देखता रहा जब तक कि उनकी आकृतियां प्लेटफॉर्म पर फैली रोशनी में खो नहीं गई। 33 साल बीत गए हैं। कभी उधर
कभी उसका उधर जाना नहीं हुआ। न जाने कैसे होंगे अब्दुल, फातिमा और उनके बच्चे। हर साल मीठी ईद आती है और साथ लाती है अब्दुल और फातिमा की मीठी याद। कितने मौसम आए और गए, लेकिन वह मझीन गांव, वह पुल और उसके पास बहती तवी नदी, अब्दुल और फातिमा सब के सब उसके मन के किसी कोने में आज भी सुरक्षित हैं। धन्यवाद। आशा करता हूं कि विभिन्न संवेदनाओं को समेटे हुए यह कहानी आपको पसंद आई होगी। BL गॉड ने जिस भावपूर्ण ढंग से, जिस आत्मीयता से इस पूरे संस्मरणात्मक कहानी को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, वे बधाई के पात्र हैं। आप सभी से निवेदन है, कहानीमाला के साथ लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ भी साझा कीजिए, जिससे मीठी ईद जैसी महत्वपूर्ण कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। धन्यवाद।